नाक, कान या गले में संक्रमण किसी को भी हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, लेकिन अगर सही समय पे ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो आगे आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। आज जागरण डायलॉग्स के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि नाक, कान और गले की बीमारियों के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और उनका उपाय क्या होता है। हमारे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। सो वी हैव विद अस डॉक्टर राहुल शर्मा. Dr. Rahul is Senior Consultant ENT at Maharaja Agrasen Hospital, New Delhi. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी, और सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं और अभी भी आने शुरू हो गए हैं हमारे पास सवाल। तो पहला सवाल हम ले लेते हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं मौसम में बदलाव आ रहा है, कभी बहुत तेज गर्मी होती है या कभी बारिशें होती हैं, तो ऐसे में सीजनल कफ और कोल्ड की समस्या लोगों को बहुत होती है, तो इसको प्रिवेंट किया जाए। और मिलता जुलता एक इसी से दूसरा सवाल भी ये है कि क्या कोई फूड या ड्रिंक्स, कुछ खान पान में कुछ हमें बदलाव लाने की जरूरत है सो दैट हम ये कॉमन कफ या कोल्ड से बच सके। उर्वशी जी, ये ठीक बात है। जब सीजन बदलता है लोगों में खांसी जुकाम इनको हम ज्यादा देखते हैं। खांसी जुकाम ज्यादातर जो है या तो एलर्जिक हो सकता है, किसी चीज से हमें एलर्जी है, या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर किसी आदमी को बुखार आता है तो वो फिर इन्फेक्शन की वजह से है खांसी जुकाम के साथ। पर मौसम के बदलाव में फूल पत्तियां नहीं आ जाती हैं पोलन की वजह से, वो चीज हम जो देखते हैं वो एलर्जी की वजह से है। पहले अगर किसी को कहीं ना कहीं से संक्रमण हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, फिर वो और बिगड़ जाता है जब सीजन चेंज होता है, क्योंकि मौसम में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से। टिपिकली जो हम देखते हैं सीजन में किसी को टेम्परेचर जब बढ़ गया है तो इनवेरिएबली उसमें या तो वायरस का इन्फेक्शन होगा या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, और वो फिर एक दूसरे से फैलाव आगे बढ़ता है लोगों में। उसके लिए रुकावट अगर आगे ना बढ़े, उसके लिए यही है कि आप मास्क पहने, जो आजकल कोरोना के लिए भी लोग रिकमेंड कर रहे हैं, हम सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बता रहे हैं, लोगों से दूर रहें, हाथ अच्छे से साबुन से आप धोइए, तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। जहां तक एलर्जी का है, हवा में कोई चीज है अगर वो आपको परेशान कर रही है, अगर हमें समझ आ जाए किस चीज से आपको एलर्जी है, फिर उससे दूर रहिए, और उसमें भी मास्क का काफी योगदान रहता है। बाकी जहां तक जैसे आपने बताया इससे रिलेटेड कि खान पान की चीजें जो हैं, नॉर्मली ये एक आम धारणा है कि खाने पीने से मेरा गला खराब हो गया या मुझे जुकाम हुआ। ऐसा होता नहीं है अनलेस आपको उस चीज से एलर्जी है। इन्फेक्शन पहले हुआ है और उसकी वजह से आपने ठंडा खा लिया है उस दौरान, फिर वो और बिगड़ जाएगा आपका। पर नॉर्मली सबसे पहले अगर आपने कुछ चिल्ड पी लिया है, अगर आप वैसे ठीक ठाक हैं, आपको कोई उससे एलर्जी नहीं है, फिर आपका गला नहीं खराब होना चाहिए। इन्फेक्शन हो गया है, एलर्जी हो गई है, फिर आपने ठंडा खा लिया है, खट्टा खा लिया है, जो अंग इस्तेमाल आप कर रहे हैं, गला है, नाक है, और वही और बिगड़ जाता है, इरिटेट हो जाता है ठंडी चीजों से, फिर तकलीफ बढ़ जाती है आपकी। तो हाँ, बिगड़ जाए फिर आप ना खाएं खट्टा, ठंडा, तीखा, मिर्च मसाला, और अदरवाइज तो ठीक ही रहते हैं लोग। जी, सो डॉक्टर राहुल ने हमें बताया कि कैसे आप बदलते हुए मौसम में अपने गले का और अपनी नाक का ख्याल रख सकते हैं। एक जो मिलता जुलता एक और सवाल है हमारे दर्शक का कि पोस्ट नेजल ड्रिप क्या होता है। कई लोगों को पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या होती है, इट माइट बी ड्यू टू एलर्जीज और सम अदर रीजंस, तो उसके बारे में हमें बताएं। पोस्ट नेजल ड्रिप, नाक कुदरती कुछ रेशा हमेशा 24 घंटे बनाता है, वो नाक में बनता है, गले में चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। अगर आपको एलर्जी है जो ज्यादातर बॉदर करती है, या एसिड रिफ्लक्स, पेट का तेजाब गले में आता है, कई बार नाक तक आ जाता है, या इवन इन्फेक्शन की वजह से नाक का बलगम ज्यादा बनने लग जाता है, तब हमें महसूस होता है वो जो ज्यादा बलगम है वो दुखी करता है हमें। और जैसे मैंने कहा, ज्यादातर एलर्जी या पेट का तेजाब, यही चीजें हैं जो ज्यादा परेशान करती हैं। खान पान की वजह से हो सकता है, लाइफस्टाइल की वजह से, एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, अगेन जो हमने पहले बताया सीजन में बदलाव आ रहा है उससे एलर्जी किसी को हो रही है, हवा में कोई ऐसी चीज है जिससे आपको एलर्जी होती है,
तो इनमें फिर नाक का रेशा बढ़ने लग जाता है। जब ज्यादा बनेगा वो गले में गिरता है, उससे लोगों को गले में, किसी को चुभन होती है, किसी को लगता है गले में अटका अटका सा महसूस होता है, किसी का गला खराश भी होने लग जाती है गले में। तो वो फिर पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से परेशानियां होती हैं। अगर इन्फेक्शन है, किसी को साइनस में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी परेशान करता है पोस्ट नेजल ड्रिप में। अगेन साइनस में इन्फेक्शन है, एलर्जी भी कॉज कर सकता है, साइनसाइटिस की जो परेशानी है। जी, सो जिनको भी पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या है वो आई एम श्योर उनको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अगला सवाल जो हमारा आ रहा है कि थ्रोट में सोर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, उनका क्या रीजन है और कैसे बचा जा सकता है? क्या कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है या अपने घरेलू नुस्खों से भी उसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, गले में छाला जो होना है वो काफी अलग अलग किस्म की समस्याओं से हो सकता है। अधिकतर जो हम आम प्रैक्टिस में देखते हैं वो लोगों को या तो इन्फेक्शन हो जाएगा। बेसिकली मरीज हमारे पास आता है छाला कह के, जब उसके गले में दर्द होने लगता है, वो शीशे में गला देखता है, उसको कुछ लाली नजर आती है, कई बार छोटे छोटे दाने से दिखते हैं। अब ये जो वजह है, अगेन एलर्जी और पेट का तेजाब, ये तो ज्यादा वजह हैं जिसकी वजह से हम अधिकतर देखते हैं। जो इन्फेक्शन है गले में, फेरेंजाइटिस, सोर थ्रोट कह लीजिए, मेरा गला पक गया, जो एक आम वो है जिसमें बुखार भी आ सकता है, वो एक अलग वजह हो सकती है, उसमें भी देखा जाता है। प्रदूषण की वजह से भी हम देखते हैं कि गले में इरिटेशन हो जाती है। किसी को बहुत ज्यादा बोलने का काम है, कोई टू व्हीलर पे जा रहा है जिसमें से मुंह पे हवा ज्यादा लगती है, तो उसमें ज्यादा हवा उसके मुंह के अंदर जाती है, तो उससे भी ये दाने इस टाइप के हो जाते हैं। पर मैं साथ में जरूर बताना चाहूंगा, बुजुर्ग आदमी 60 साल के आसपास जिसकी उम्र हो, जो धूम्रपान करता हो, तंबाकू का इस्तेमाल जिसका हो, जो शराब का सेवन करता हो, ऐसे लोगों में छाले कई बार कैंसर का भी एक लक्षण हो सकते हैं, गले के कैंसर का। तो अगर 2-4 दिन में ये समस्या आराम, दवाइयों से, गरारे से आराम आ जाता है, अच्छी बात है। पर अगर ये ठीक नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, गले में कोई गांठें आ रही हैं, गले में कोई छाले की वजह से आवाज में बदलाव आ रहा है, तो जरूरी है कि मरीज को जाके किसी नाक कान गले के स्पेशलिस्ट को दिखा लें, गले की जांच करवा लें। हो सकता है दूरबीन से भी जांच की जरूरत हो। जैसे मैंने बताया, जो रिस्क वाले लोग हैं, 60 साल के आसपास, शराब, धूम्रपान, तंबाकू का इस्तेमाल जो करते हैं, तो छाला इतना वो माइनर चीज भी हो सकती है पर मेजर भी समस्या बन सकती है वो। जी, सो किसी भी अगर आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है उसको नजरअंदाज ना करें। अगर वो कुछ ही दिन में अपने आप ठीक नहीं हो रही है तो डेफिनेटली यू शुड विजिट एन ईएनटी डॉक्टर और अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाएं सो दैट आगे चल के कोई आपको बड़ी दिक्कत ना आए। अगला सवाल ले लेते हैं। कान की बात करें तो कानों, किस लोगों को किसी लोगों को कान की समस्या होती है, जैसे कान में दर्द होता है, तो क्यों होता है कान में दर्द और क्या ट्रीटमेंट है? आई एम श्योर अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं, बट आप बेटर बता सकते हैं, प्लीज शेयर करें। बिल्कुल उर्वशी, कान का दर्द अलग अलग वजहों से होता है। आजकल बारिशों के सीजन में जैसे आप देखिए, तो इसमें कान में फफूंद लग जाती है, या फंगल इन्फेक्शन जिसको हम आम भाषा में टेक्निकल भाषा में कहते हैं, कान में उसकी वजह से लोगों को दर्द होता है। मैल हमारा शरीर ही बनाता है, कान के अंदर की जो चमड़ी है वही बनाता है, वो कई बार जम जाता है। और बारिश के सीजन में जो उमस है, ह्यूमिडिटी है, पसीना है, हम ज्यादा पसीना हमें निकलता है, उसकी वजह से मैल फूल जाती है, कई बार उस पर इन्फेक्शन आ जाता है, वो एक अलग वजह आ जाती है। और कान के अंदर भीतर में जाए, पर्दे में अगर कोई इन्फेक्शन आ जाता है, उसमें लाली है, सूजन है, वो परेशान कर सकती है। लोग स्विमिंग करते हैं, पानी रह जाता है, कई बार स्विमिंग पूल का पानी है या समुद्र में या कहीं नदी में जाए, वो पानी साफ ना होने की वजह से उससे इन्फेक्शन हो जाता है और फिर दर्द करता है। सर्दी जुकाम की वजह से, गले खराब की वजह से कान के अंदर पस पड़ सकती है और वो दुखी करता है। उसमें अधिकतर इन्फेक्शन में फीवर भी आता है, बुखार आता है। तो अलग अलग वजहें हैं। एक और चीज है, कान अपने में ठीक है हम जब देखते हैं, पर दर्द फिर भी मरीज को होता है, उसको हम कहते हैं रेफर्ड पेन। यानी कि शरीर में कुछ नसें हैं, हमें जो दर्द का आभास होता है नसें द्वारा होता है,
कान की नस, गले की नस, कान की नस, दांतों की नस, नाक के अंदर साइनसेस की नस, ये सब कॉमन होती हैं। तो दर्द कान में होगा पर समस्या किसी के दांत में है, किसी के गले में है, किसी के साइनसेस में है, किसी के जबड़े के जॉइंट में है। इनकी वजह से भी हमें कान का दर्द हो सकता है। तो वो हमें देख के समझ आता है, मरीज से उसकी हिस्ट्री, जो वो उसकी समस्याएं हैं, उसके साथ और क्या परेशानियां आ रही हैं, वो सब सुन के देख के तब हम डायग्नोसिस बना पाते हैं। मैल है तो उसका नेचुरली सफाई की जाती है, और इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक दिया जाता है, उसी हिसाब से जो उसकी परेशानी है उसी के अनुसार उसका इलाज फिर दिया जाता है। मरीज को तो यही है जी मेरा कान में दर्द है, पर वजह अलग अलग हो सकती है। जी, इससे पहले कि मैं अगले सवाल पे आऊं, इसी से मिलता जुलता एक यूजर हमसे पूछ रहे हैं कि उनका कान अक्सर बंद रहता है, तो जी, इस वजह से उनको थोड़ा सा डिजीनेस भी होता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? ये अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम कि कान सुनाई के अलावा बैलेंस का भी काम करता है। हमारे शरीर में एक जो मेजर ऑर्गन बैलेंस का है वो कान है। अगर वो बैलेंस वाला मैकेनिज्म किसी तरह छिड़ जाए या उसमें डिस्टरबेंस आए, तब लोगों को चक्कर भी आ सकता है। तो जो अधिकतर हम देखते हैं, कान में मैल बहुत सारी भर गई है, वो पर्दे पे प्रेशर डालती है और वो प्रेशर फिर अंदर तक ट्रांसमिट होता है और उसकी वजह से लोगों को कई बार चक्कर आता है। जैसे इन्होंने बताया इनका कान ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं ये, तो वो ब्लॉकेज मैल की वजह से हो सकती है और वो फर्दर परेशानी। दूसरा, कान के अंदर इन्फेक्शन आ गया है और उसकी वजह से इनको सुनाई में कमी आ सकती है और वो फर्दर चक्कर कॉज कर सकता है, उनको बैलेंस में समस्या आ सकती है। कई बार ये सीरियस समस्या भी बन जाती है कि इन्फेक्शन फैल जाए, हेयरिंग लॉस परमानेंट हो जाता है। तो रिकमेंडेड है, मैं सलाह दूंगा इनको कि एक बार किसी को दिखा लें। वैसे भी बैलेंस अगर किसी का ठीक ना हो, चक्कर आए तो कहीं गिर जाए बारिश की वजह से, या वैसे भी बुजुर्ग हैं कहीं गिर गए, हड्डी में चोट लग गई, कोई किचन में है जहाँ आंच होती है उसके पास बैलेंस की परेशानी हो गई, बाथरूम में हो गई, तो कई बार सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। तो कहीं दिखा लें। पर अलग अलग मैल हुआ नॉर्मल है, इन्फेक्शन है वो कई बार सीरियस परेशानी, तो बैलेंस की परेशानी इसलिए भी बन जाती है और वहां पे ब्लॉकेज भी कान में महसूस होती है। जी, सो जिनका सवाल था, आई एम श्योर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अगर आपको परसिस्टेंट ये बनी हुई है समस्या, तो प्लीज गो एंड विजिट योर डॉक्टर, और फिर आई एम श्योर वो आपको सही ट्रीटमेंट आपका कर पाएंगे। अगला सवाल ले लेते हैं। कुछ लोगों की समस्या होती है गले में एक स्टोन, व्हाइट कलर का स्टोन देखने को मिलता है, जैसे कि जब स्वॉलो करते हैं तब शायद चुभन महसूस होती है, या टॉन्सिल में एक व्हाइट स्टोन दिखता है, टॉन्सिल स्टोन्स जिसे हम कहते हैं। उसका क्या कारण होता है, और क्या उसको घर में आप खुद से निकाल सकते हैं, या उसके लिए आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? उर्वशी, ये हम अक्सर देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में, लोग हमारे पास एज अ स्पेशलिस्ट ओपिनियन लेने आ जाते हैं और उनको जब उनका पर्चा देखें, उन्होंने और कई जगहों पे कई बार बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खाई होती हैं, इसके लिए लोग उस सफेद सा टॉन्सिल में जो निशान कह लीजिए या दाना कह लीजिए उसको देख के दुखी होते हैं, चिंतित भी होते हैं। अ, अपने में ये हार्मलेस कंडीशन है। ख्याल रखें, टॉन्सिल नॉर्मल अंग है शरीर का। टॉन्सिल की सतह पे कुछ कुदरती खड्डे होते हैं। अब उस अंग की बनावट ही ऐसी है कि उसमें कुछ कुदरती खड्डे हैं। उन खड्डों में एक दो खड्डे ऐसे होते हैं जो ज्यादा प्रोमिनेंट या ज्यादा गहरे होते हैं, और उसमें 24 घंटे जब हम खाना खाते हैं वो कुछ उसके कण कई बार फंस जाते हैं। और ये भी याद रखें कि अंदर की जो सतह है ये भी उतरती रहती है, नीचे से ताजी सतह आती रहती है, तो ये जो स्किन शेड होती है ये भी इकट्ठी होती है उन खड्डों में। सबके नहीं होता, पर एक बार उसमें इकट्ठा होने लग जाए फिर टेंडेंसी होती है कि वो बार बार होता रहेगा और धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता है। जब बढ़ता है कई बार वो गले में लोगों को चुभन महसूस होती है, अधिकतर में वो एक साइज के बाद अपने आप ही निकल जाता है, पर लोगों का जब ध्यान उस पे आकर्षित होता है वो चिंतित होने लग जाते हैं। लोगों को गले में आप उसके इर्द गिर्द उंगली लगाएं, अधिकतर लोगों को उबाक आने लग जाती है जब वो उल्टी उंगली लगाते हैं, पर अगर कर सकें तो उसको आसपास प्रेस करेंगे तो वो निकल आता है।
अदरवाइज हम लोगों को यही रिकमेंड करते हैं कि सादा पानी, बिना नमक के पानी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, उससे गरारा करें रिपीटेडली 3-4 बार दिन में। उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो इससे वो एरिया अपने आप साफ हो जाता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, रेयरली उसके आसपास इन्फेक्शन हो जाता है, आम नहीं है इन्फेक्शन होना, तो फिर आपको दर्द होने लग जाएगा, आप किसी को दिखा लें। क्लिनिक में हम हल्का सा जेंटली उस एरिया को प्रेस कर देते हैं तो वो निकल जाता है अपने आप। और नहीं होता है तो जो भी रेलिवेंट दवाई देनी है उससे नॉर्मली कुछ ऐसे केमिकल्स हम देते हैं, एडवाइस करते हैं दवाइयां बेसिकली, जिससे गरारा करने से वो एरिया साफ हो जाता है। पर याद रखें कई बार ये रिपीटेड होता है, आज साफ हो गया, आप देखेंगे 6-9 हफ्ते के बाद, 2 महीने 3 महीने के बाद दोबारा आ गया, तो ऐसा भी होता है। तो मरीज को रीअश्योर करना जरूरी है इसमें कि ये कोई बहुत चिंताजनक चीज नहीं है, कुदरती है, कईयों में हो जाती है, हार्मलेस कंडीशन पर, हाँ कई बार 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 हो सकता है। एसिडिटी का भी कई बार हम एसोसिएशन इसके साथ देखते हैं। सीजनल कच्चा सलाद हो गई, फल फ्रूट खाए आदमी, तो उसके सटकते वक्त उस एरिया को वो अपने आप थोड़ा सा साफ करता हुआ चले जाता है। तो बहुत प्रोसेस्ड खाना जो होता है उसको अवॉइड करने को हम कहते हैं। पानी ज्यादा पिए आदमी, सीजनल फल फ्रूट खाए, तो इससे यूजली एरिया ठीक रहते हैं। पर अधिक कई बार दिखते हैं, और ऐसा भी नहीं कि रेयर है, पर हार्मलेस है, लोग चिंतित ना हो इसको देख के। होता है, नहीं अपने आप साफ होता है थोड़े दिन में तो दिखा लें, प्रेशर डाल के उसको क्लीन कर देते हैं। और डॉक्टर राहुल, आई एम श्योर आप मेरी बात से सहमत होंगे कि ओरल हाइजीन भी मेंटेन करनी चाहिए अगर आपको बार बार टॉन्सिल स्टोन्स हो रहे हैं। जी बिल्कुल। पानी, हमारा सलाइवा जो है, थूक जो है, वो मुंह की सफाई अच्छी करता है। उसमें कुछ ऐसे वो तत्व होते हैं। तो पानी हम खूब पिए, सीजनल हेल्दी फल फ्रूट जो आ रहा है उसको खाएं, और नेचुरली टाइमली दिन में 2 बार जैसे ब्रश बताया जाता है वो करें, तो उससे ओरल हाइजीन ठीक रहेगी आपकी। और क्योंकि इनमें ये जो टॉन्सिल स्टोन्स हैं, अगर कभी मुंह में किसी के आ जाएं तो वो फिर स्मेल भी उसमें काफी होती है, बैड ब्रेथ का भी कई बार ये कॉज बन जाते हैं। तो ओरल हाइजीन डेफिनेटली, और जैसे मैंने बताया खूब अच्छा पानी पिए, पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। बारिशों के सीजन में, गर्मियों में डिहाइड्रेशन ना हो, लोग पानी पिए तो ठीक रहते हैं। जी, एक सवाल आ रहा है हमारे यूजर का कि ये कह रहे हैं कि इन्हें हर वक्त जुकाम सा रहता है और गले में खराश रहती है, जरा सी भी अगर सर्दी गर्मी हो, जरा सा भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो तो एकदम से जुकाम हो जाता है। तो ऐसा क्यों, क्या इनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है या ये सीजनल है और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है? अगर इनको टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से होता है तो एक किस्म से एलर्जी ही इसको गिना जाता है। और हम जो एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट देते हैं उससे लोगों को अक्सर अच्छा लाभ मिलता है। एलर्जी, ख्याल रखें, जड़ से कई बार हम नहीं खत्म कर पाते। जो मैंने पहले आपको बताया, जिस चीज से आपको एलर्जी है, अगर हमें समझ आ जाए तो उससे हमें दूर रहने की जरूरत है। तो जैसे इनको लगा टेम्परेचर वेरिएशन, अक्सर क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, बेड में हमारा शरीर अच्छा गर्म होता है, कुछ हमने ओढ़ा भी होता है, फिर जैसे ही हम अपना नंगा पैर ठंडी जमीन पे रखते हैं बेड से, लोगों की छींकें ट्रिगर हो जाती हैं। तो ये जो सडन वेरिएशन आता है बॉडी के टेम्परेचर में और पैर ठंडी जमीन पे रखने से, उससे ट्रिगर होता है। मेरा नॉर्मल एडवाइस लोगों को रहता है कि आप अपने बेड साइड पे कोई मैट रख लें, कोई छोटा सा। और सुबह का समय, कई लोगों को आदत होती है रात को बिना कुछ ओढ़े ही सो जाते हैं, कि चादर ओढ़ने से, पतली चादर से मुझे गर्मी लगती है। तो जिन लोगों को ये समस्या है उनके लिए एडवाइजेबल है कि चाहे पतली चादर ही हो, कुछ जरूर अपने धड़ को कवर करके रखें, सिर का एरिया थोड़ा कवर करके रखें। ठंडी हवा, खासकर जैसे 4-5 बजे का समय है जो सुबह सुबह का, उस पे ना लगे। और सुबह उठें, बेड साइड पे कोई छोटा मैट हो, कारपेट हो, जिसपे पैर इनका जाए चप्पल पहन के। अच्छा, कईयों को ये भी है, सुबह उठते ही बैल्कनी में चले गए, बाहर खड़े हो गए। अगेन, थोड़ा समय दीजिए कि शरीर का टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो। जब नॉर्मलाइज हो जाए फिर धीरे धीरे करके, इन सब के बावजूद नहीं होता है, आपको नेचुरली कुछ एलर्जिक ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। सीजनल में अगेन, वो जो 2-3-1.5 महीने का पीरियड है, अगर हर एक ही सीजन में है तो उस दौरान वो एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे ये चीजें काबू में रहें, कंट्रोल में रहें। बिगड़ जाए तो बाद में कई बार दुखी भी कर सकती हैं।
जी, सो जिनका भी ये सवाल था, आई एम श्योर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल ले लेते हैं, नेजल पॉलिप्स क्या होता है, और क्या जिनको अगर नेजल पॉलिप की समस्या है, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है जिनको भी ये समस्या होती है उनको सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, नाक में अगर एक तरफ नेजल पॉलिप हो जाए तो क्या ये लॉन्ग टर्म कंडीशन है, और क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और क्या, और तीसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ कि क्या सर्जरी ही एकमात्र इलाज है इस कंडीशन को ठीक करने के लिए? ठीक है, नेजल पॉलिप एक आम तो नहीं कहूंगा, पर हम फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में। लोग आते हैं, एलर्जी अगेन, एलर्जी का इसमें योगदान काफी देखा जाता है। एलर्जी की वजह से जो नाक के अंदर की चमड़ी है उसमें जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उस टाइप से वो चमड़ी में सूजन आ जाती है। तो छोटे छोटे, अब उसको मस्सा कह लीजिए, सूजन कह लीजिए, पर बेसिकली इस टाइप से ब्लॉकेज बन जाती है, जो एक साइड हो सकती है, दूसरी तरफ भी हो सकती है, दोनों तरफ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इलाज इसलिए जरूरी है क्योंकि नाक में तो नेचुरली आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, पर कई बार ये बढ़ते बढ़ते छाती में, फेफड़े में दमे का भी रूप ले सकती है, तो इसलिए इलाज जरूरी है। जहां तक एलोपैथी का सवाल है, एलोपैथी में दवाइयों से ये श्रिंक हो जाएंगे पॉलिप्स जो हैं। ये कहना कि ये गायब हो जाएंगे तो मैं झूठ बोलूंगा, कि दोबारा आएंगे ही नहीं। अधिकतर जो देखा जाता है, आप दवाई देते हैं, ये श्रिंक हो जाते हैं, कंट्रोल में रहते हैं और लोगों को अच्छा लाभ मिलता है। इनफैक्ट इतनी सक्सेसफुल होती हैं ये दवाइयां कि हफ्ते भर में ही उनको लगता है कि हमें सांस भी आ रहा है, खुशबू बदबू भी जो हमारी चली गई थी, खुशबू की जो सेंस ऑफ स्मेल जिसे कहते हैं वो भी आ गया है, टेस्ट भी वापस आ गया है। पर हाँ, ये बात सच है, दोबारा अगर उनको सर्दी जुकाम हो और साल में 2-3 बार, 1-2 बार किसी को भी हो सकता है, कई बार वो दोबारा फूल जाते हैं। दूसरा जो उसमें विकल्प है फिर सर्जरी का रहता है, जहां तक एलोपैथी का सवाल है। और सर्जरी में पॉलिप्स हटा दिए जाते हैं। आजकल दूरबीन से हम सर्जरी करते हैं, तो जहां एग्जैक्ट पॉलिप है उसको हटाया जाता है, पूरा एरिया ठीक किया जाता है, और बाद में कि दोबारा इनका रेकरेंस ना हो, दोबारा ना आए, उसके लिए लोगों को, मरीजों को हम ट्रीटमेंट देते हैं। ये बात सच है कि कई बार ये रिपीटेड हो जाते हैं, सर्जरी के बाद दोबारा भी आते हैं। तो मरीज को बीमारी के बारे में पूरी अवेयरनेस होना, उसका आगे लॉन्ग टर्म कैसे है, फॉलो अप होना, दिखाए जैसे जो बताया जाता है 2 महीने 3 महीने में आए, वो जरूरी है। उससे डिजीज फ्री भी पेशेंट रहता है और ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी ठीक रहती है और मरीज काफी हद तक ठीक ठाक रहते हैं। जी, तो समय का अभाव है, लेकिन सवाल हमारे पास आते जा रहे हैं। आखिरी सवाल ले लेते हैं हम जी। यूजर का। एक यूजर है, उन्होंने पूछा है कि उनके बच्चे को जुकाम हुआ था और दवा भी बहुत कराई, लेकिन अभी भी आवाज आती है नाक से, जब भी वो ब्रीथ करते हैं तो आवाज आती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ गंभीर हो सकता है, या आगे उनको फर्दर ट्रीटमेंट्स कहीं लेने की जरूरत है? छोटे बच्चों में जुकाम, एक तो बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वहां से उनको बहुत जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है। आपने एक बार दवाई दी, वो अभी ठीक हुआ नहीं हुआ, फिर एक और बच्चे से उसने कैच कर लिया, एक डिफरेंट किस्म का वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। ये एक वजह हो सकती है। दूसरा जो हम देखते हैं, एक एडेनॉइड करके अंग होता है शरीर में जो नाक के पीछे है, जैसे टॉन्सिल्स आपने सुना होगा, ये अंग है, वैसे ही एक एडेनॉइड है। एडेनॉइड छोटे बच्चों में बढ़ता है, नॉर्मल है, वो अंग आप में मुझ में भी है, पर वो श्रिंक हो जाता है एक उम्र के बाद। पर जब वो उसका साइज बढ़ा होता है तो वो कई बार रेशा गले में गिरता रहता है उसकी वजह से, और वो नाक के पीछे में जब सूज जाता है तो लोगों का नाक बंद होता है। छोटे बच्चों में, जब आपने बताया कि ये बच्चा छोटा है, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर उसकी नाक से बलगम, और खासकर उस बलगम में बदबू हो और उसमें थोड़ा बहुत ऐसा लगे जैसे खून भी हो और वो एक ही तरफ से आता हो हो सकता है छोटे बच्चे ने नाक में कुछ डाला हुआ हो। वो नेचुरली जब तक हटेगा नहीं, निकलेगा नहीं, वो समस्या उसकी हटेगी नहीं, उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो उसमें एंटीबायोटिक ड्रॉप्स उनका कोई रोल नहीं है, उसमें जाके उस जो भी नाक में जो बच्चे ने डाला है, ठूसा है, उसको निकालना ही वो प्रॉब्लम का निदान है, उसी से वो सॉल्व होगी। तो आई एम श्योर इन्होंने किसी ना किसी स्पेशलिस्ट को या कहीं तो दिखाया ही होगा।
और अगर ईएनटी वाले ने नहीं देखा है तो कई बार ये फॉरेन बॉडी, जो बच्चे नाक में कई बार कुछ डाल लेते हैं, कोई पत्थर है, कोई मोती है, इस टाइप की चीज, वो दूसरा डॉक्टर कई बार नहीं उस चीज को पहचान पाता। तो एक बार स्पेशलिस्ट देख लेगा, अगर है तो उसको आसानी से उसको हटा दिया जाएगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एडेनॉइड्स हैं, उनका अकॉर्डिंगली इलाज दिया जा सकता है, तो अधिकतर तो यही रहता है। जी, सो एक आखिरी सवाल, एक और सवाल आ रहा है। आई एम श्योर काफी समय ऑलरेडी हम डॉक्टर आपका ले चुके हैं। एक सवाल पूछ लेते हैं कि एक यूजर है, वो पूछ रहे हैं पैराथायरॉइड एडिनोमा क्या होता है और क्या सर्जरी ही उसका अंतिम उपाय है? पैराथायरॉइड एक अंग है जो हमारे गले में होता है। ये 4 होते हैं, 2 एक तरफ होते हैं, अधिकतर 2 दूसरी तरफ होते हैं। ये शरीर में हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो हमारा कैल्शियम है इसके शरीर में कैसे अप डाउन होना है, इससे रिलेटेड होता है। पैरा इस अंग में जो 4 जैसे मैंने बताया, कई बार ट्यूमर डेवलप हो जाता है। ट्यूमर डेवलप होने की वजह से ये या तो ज्यादा उसमें जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन शुरू हो जाता है और वो अपने में परेशानी कॉज करता है, कई बार इमरजेंसी भी बन जाती है। और कई बार ट्यूमर वो ज्यादा नहीं हार्मोन सिक्रीट करता, पर उसका साइज ही बढ़ने लग जाता है, तो वो अपने में परेशानी करता है। तो अगर डिपेंडिंग की उसके पहले ब्लड टेस्ट किए जाएंगे उस मरीज के, उसके हिसाब से उसका हार्मोन लेवल्स चेक किया जाएगा, गले का अल्ट्रासाउंड किया जाता है ये देखने के लिए कि उसका साइज कैसा है, और अकॉर्डिंगली फिर सर्जरी एडवाइस करते हैं। नॉर्मली इसमें सर्जरी का ही रोल आता है। अगर एडिनोमा आ गया है, जैसे आपने बताया, जो यूजर है उन्होंने भी कहा कि एडिनोमा लफ्ज अगर इस्तेमाल हो गया है तो यानी कि फिर वो ट्यूमर होगा, फिर उसकी सर्जरी ही होगी। तो गर्दन गले की सर्जरी द्वारा ही उसको हटाया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी, तो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जी, सो आई एम श्योर जितने भी यूजर्स के सवाल आ रहे हैं, हमने कोशिश की है आपके हर सवाल का जवाब देने की, और इस सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम डॉक्टर राहुल आपके साथ काफी सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आपने ऑलरेडी दे दिए हैं। सो नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को हम एक बार फिर मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, और आपकी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। और जो अगर आप में से किसी को ENT, ईयर नोज या थ्रोट रिलेटेड कोई समस्या है, जरूर अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं। ट्रीटमेंट अगर सही समय पे ले लिया जाए तो आगे चल के कोई मेजर बीमारी से हम बच सकते हैं। सो इस सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।